हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 13 एक तिनका का सारांश, कठिन शब्दार्थ और साथ ही हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पाठ 13 एक तिनका हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे पाठ के सारांश को। एक तिनका कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है, जहां पर इस कविता के थ्रू अयोध्या सिंह उपाध्याय घमंड ना करने की सीख दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। चलिए देखते हैं हम पद्यांश को। कविता के पहले पद्यांश को हम देखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। एक बार कवि घमंड से भरे छत के किनारे, छत का किनारा होता है मुंडेरा, छत के किनारे पर खड़ा था। उसी समय कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उसकी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी। वह दर्द से बेचैन हो गया। बेचैनी में वह अपनी आंख को मलने लगा, जिससे आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग भी आकर कपड़े की मूठ बनाकर आंख को दबाने लगे। जब भी हमारी आंख में जलन होती है, कोई चीज पड़ जाती है, तो हमारी मम्मा भी क्या करती हैं, हमारी आंखों को कपड़े की किसी मूठ को, कपड़े को दबा करके हमारी आंखों को सेका करती हैं। तो यहाँ पर उसी मूठ की बात हो रही है। तो इतने सारे लोगों को एक तिनके के आगे लाचार देखकर कवि का घमंड टूट गया। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बहुत प्रयासों के बाद वह तिनका आंख से निकल गया। तिनका तो निकल गया, लेकिन उनकी समझ ने, उनकी बुद्धि ने उसे समझा दिया कि इस संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वह अपने घमंड में किस लिए अकड़ रहा था, जब एक छोटे से तिनके के आगे इतना लाचार हो गया। उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका भी बहुत है। तो ये थी कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित। इनका उपनाम अरिहोद भी मिल सकता है। अगर आपको प्रश्न में अरिहोद मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये था पाठ का सारांश। अब देखेंगे हम कठिन शब्दार्थ। ऐंठा अर्थात अकड़ा, मुंडेरे छत का किनारा, तिनका अर्थात सूखी घास का टुकड़ा, बेचैन अर्थात परेशान, दुखना दर्द होना, मूठ मोड़कर गोल किया हुआ कपड़ा, दबे पांव भागना अर्थात चुपके से निकल जाना, ये एक मुहावरा भी हो गया है। ढप अर्थात उपाय। तो ये थे कठिन शब्दार्थ इस पाठ से जुड़े हुए। अब देखेंगे प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले कविता से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, इसका अर्थ ये हो गया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे अर्थात लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो आपको वाक्यांश को सही क्रम में लिखना है। जैसे एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबी पावों भागी, जब किसी ढप से निकल तिनका गया। तो यहाँ इस तरह से इनके लिखेंगे। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा था, एक दिन जब मैं अपनी छत के किनारे पर खड़ा था, लाल होकर आंख भी दुखने लगी अर्थात आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबी पावों भागी अर्थात जब आंख में बहुत दर्द हुआ तो कवि का घमंड भी टूट गया। जब किसी ढप से निकल तिनका गया अर्थात किसी तरीके से आंख का तिनका निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो आंसर हो जाएगा, एक तिनका कविता में अरिहोद जी ने आंख में चले जाने वाले तिनके की बात की है। कैसे एक तिनका कवि की आंख में चला गया, उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, लोगों ने आंख में कपड़े की मूठी भी दी, किसी तरह से तिनका निकाला गया। ऐसे में कवि का घमंड चूर चूर हो गया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे घमंड क्यों करता है, तेरे घमंड को चूर करने हेतु तो एक तिनका ही बहुत है। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी वस्तु या प्राणी भी घमंड चूर करने में सफल हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंखें लाल होकर दुखने लगी। ऐसे में वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। प्रश्न संख्या 4 है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में देने लगे, यानी कपड़े की नोक से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे।
प्रश्न संख्या 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहु न निदिए, पाँव तले जो होए, कबहु उड़ी आखिन परे पीर घनेरी हुए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में समानता ये है कि दोनों में ही बताया गया कि छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर एक तिनका कविता में दर्शाया गया है कि छोटे से तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ देने की शक्ति है, जबकि कबीर ने कहा है कि तिनके को कभी पाँव तले मत रौंद दो, न जाने वह कब उड़कर आंख में पड़ जाए और बहुत दर्द सहना पड़े। अर्थात छोटा व्यक्ति भी कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऊपर घमंड की बात की गई है और यहाँ पर नुकसान की बात की गई है कि वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये डन होता है क्वेश्चन 5। अब देखेंगे अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन फर्स्ट है इस कविता अनुमान और कल्पना से रिलेट। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में जो मैं है वहाँ से आपको क्या करना है, वह या कोई नाम लिख करके वाक्य में बदलाव करना है और कक्षा में पढ़कर सुनाना है। जैसे इस तरह से हो जाएगा। वह घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब ता मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में उसकी पड़ा। वह झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कवि कपड़े की लगी, ऐंठ बेचारी दबे पावो भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब उसकी समझ ने यों उसे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये थी कविता, बहुत ही सुंदर कविता। आप इसे जरूर से लर्न करें और अपने किसी भी फंक्शन में इसे सुना सकते हैं। स्कूल के फंक्शन में, कोई प्रतियोगिता में, कविता प्रतियोगिता में, तो जरूर से इसे सुना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर चेंज किया, मैं को हटा करके वह करना था हमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से रिलेट ही। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पावो भगी, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणियों की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक के दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसे होता। तो देखिए, ऐंठ अकड़ कर बोलती कि घमंड से भरी होती और रूखे स्वर में बोलती, ए मनुष्य बता तू कौन है। उसे किसी बात की परवाह न होती। और समझ क्या होती, शांत स्वभाव की होती, दूसरों का सम्मान करने वाली होती और विनम्र और सरल होती, उसकी बातों में समझदारी होती। तो यहाँ बस सच ही बता करके आपको ये सोचना था। ठीक है, अनुमान कल्पना में ही तीसरा क्वेश्चन है। नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। तो यहाँ पर प्रतीक तिनके की बात करनी है हमको कि किस तरह से उसका अर्थ दिया गया है। जैसे हवा का चक्रवात उठने पर धरती से तिनके उठ करके आकाश में पहुंच गए, सभी तिनके बिखर गए। कवि जी के अनुसार मानो एक तिनका उस तिनके के साथ जा मिला, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। यहाँ रहस्य में अर्थात अद्वैत भाव दर्शाया गया है। अब देखेंगे भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकालना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे वो धम से गिर पड़ा, वो छप से छपक पड़ा, इस तरह से होता है इनका यूज। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर के वाक्यों के खाली स्थान भरिए। जैसे मेंढक पानी में, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद चू गई, शोर होते ही चिड़िया कैसे उड़ी, ठंडी हवा गुजरी, मैं ठंड से कांप गया। तो यहाँ पर आपको पूर्ण करना है इन सेंटेंस को। तो इस तरह से हो जाएगा, मेंढक पानी में छप से कूद गया, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। तो यहाँ पर देखिए थर से, फुर से, टप से, छप से इनका यूज हुआ है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन से रिलेट, पार्ट से रिलेट, तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
इसी तरह हम आगे के चैप्टर्स भी देखेंगे। इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।